मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज का ये वीडियो है एमए फाइनल ईयर की इतिहास के बच्चों के लिए, जिनके पास पेपर 8th ए है, यानी कि जो ए ग्रुप से है। आज का आपका टॉपिक है परिवार। परिवार किसे कहा जाता है? इंग्लिश में यदि हम बात करें तो परिवार शब्द का मतलब होता है फैमिली। फैमिली को ही हिंदी में परिवार कहा जाता है। फैमिली शब्द का उद्गम जो हुआ है वो लैटिन भाषा के फैमिलिया शब्द से हुआ है और इस तरह से यह फैमिली शब्द बना है। परिवार की यदि हम परिभाषाएं देखें कि परिवार क्या होता है, मैकाइवर और पेस के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। अगर हम इस परिभाषा को लेते हैं तो इस परिभाषा का मतलब हो गया परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक जैविक समुदाय है जिसका मुख्य कर्तव्य संतानोत्पत्ति और उसका लालन पालन है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि परिवार में सिर्फ ये दो ही कार्य प्रमुख होते हैं। परिवार में इनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है और इस संदर्भ में बर्जेस और लॉक की जो परिभाषा है कि परिवार संस्था के रूप में एक प्रक्रिया है जो समाज की संरचना में सहयुक्त है। यही नहीं, परिवार को व्यक्तियों का समूह कहा गया है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों से संगठित होता है। इसमें एक छोटी गृहस्थी का निर्माण होता है जिसमें पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री और भाई बहन एक दूसरे से अंतःक्रियाएं करते तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण और देखरेख करते हैं। यानी कि परिवार के जो विभिन्न कार्य हैं उन कार्यों के बारे में को आधार बनाकर बर्जेस और लॉक ने अपनी यह परिभाषा दी है। इस तरह से विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिवार के संबंध में परिभाषाएं दी गई हैं। मैंने सिर्फ आपको दो के बारे में बताया है, मैकाइवर और पेस, और इसके अलावा बर्जेस और लॉक। तीसरी परिभाषा यह केलर के अनुसार है कि यह मनुष्यों का एक वर्ग है जो जीवन यापन तथा मानव जाति को सहकारिता के आधार पर स्थित रखने का प्रयत्न करता है। वसुतः परिवार है क्या? परिवार समाज का सबसे एक तो लघु रूप है। समाज परिवार से ही बनता है। आप लोगों ने ऋग्वैदिक काल अगर पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर में, तब आपने ऋग्वैदिक समाज के बारे में पढ़ा होगा कि परिवार को सबसे समाज का सबसे छोटा अंग कहा गया है। परिवार से ही धीरे धीरे बनकर कुल बनता है और कुल से ही गांव और गांव से ही फिर नगर बने। इस तरीके से समाज का विकास हुआ। तो समाज की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? परिवार है। मानव समाज का इतिहास परिवार से ही प्रारंभ माना जाता है और इसी से संस्थाओं और समितियों का भी जन्म होता है। अब बात करते हैं हम कि परिवार की उत्पत्ति कब हुई। परिवार की जो उत्पत्ति है यह विवादास्पद है। वेस्टरमार्क मानते हैं कि पहले पितृसत्तात्मक परिवार की उत्पत्ति हुई होगी और इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों की मान्यता है कि पहले, इस संदर्भ में वेस्टरमार्क की मान्यता है कि पहले पितृसत्तात्मक परिवारों की उत्पत्ति हुई होगी। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक ये क्या है? पितृसत्तात्मक यानी कि परिवार का जो मुखिया होता है वह पिता या सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता है। मातृसत्तात्मक उस परिवार को कहते हैं जहां माता यानी कि परिवार की जो सबसे वयोवृद्ध लेडी होती है वह उसकी प्रमुख होती है। इसे बोलते हैं पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। अब ये माना जाता है, वेस्टरमार्क ने तो कहा है कि पितृसत्तात्मक परिवार की उत्पत्ति पहले हुई होगी, लेकिन अन्य विद्वान ये मानते हैं, अनेक विद्वान के मातृसत्तात्मक परिवार पहले उत्पन्न हुए, पहले प्रारंभ हुए और उसके बाद धीरे धीरे परिवार में पिता की भूमिका प्रमुख होती चली गई और इसीलिए पितृसत्तात्मक परिवार प्रधान हो गए। लेकिन भारत के संदर्भ में यदि हम यह बात देखें तो भारत में भी जैसे सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कही जाती है, जिसके बारे में हमारे पास बहुत कुछ जानकारियां हैं। तो सिंधु सभ्यता में भी यही माना जाता है कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। लेकिन सिंधु सभ्यता के पश्चात जब हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। तो ये माना जाता है कि जैसे जैसे कृषि की प्रधानता बढ़ती चली गई,
तो कृषि की प्रधानता ने महिलाओं का महत्व जो था वो घर के अंदर सीमित कर दिया और पुरुषों के महत्व को उसने बढ़ा दिया, और इसीलिए पितृसत्तात्मक परिवार जो थे वो प्रधान हुए। इसके अलावा इन परिवारों के अंतर्गत उनका विकास कैसे हुआ कि प्रारंभ में छोटे यानी कि पति पत्नी और स्त्री पुरुष इनसे ही संबंधित परिवार था। धीरे धीरे जैसे उनका वंश क्रम इत्यादि बढ़ता चला गया, उनका परिवार जो था वो भी बढ़ता चला गया, और इस क्रम में भारत में हमेशा से ही संयुक्त परिवार की प्रथा रही है। संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि परिवार में 3 पीढ़ी या अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ एक ही स्थान पर निवास करें, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और इस संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता था वो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जो था वो इस संयुक्त परिवार का मुखिया होता था। उत्तर वैदिक काल में हमें परिवार के विघटन के आभास तो प्राप्त होते हैं, लेकिन बौद्ध युग में भी हम यह देखते हैं कि हिंदू परिवार संयुक्त होते थे। जातक कथाओं में भी ऐसे परिवारों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है जो अपने सदस्यों के सहयोग और सहायता से चलते थे। स्मृतिकारों ने भी एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवारों को प्रमुख बताया है और उनके गुणगान उन्होंने किए हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें ये लगता है कि समाज में जैसे जैसे विकास होता चला गया, परिवारों में एकल परिवारों की प्रधानता भी बढ़ती चली गई, क्योंकि मनु ने कहा है कि परिवार का विभाजन धर्मानुकूल है, लेकिन संपत्ति का बंटवारा पिता की मृत्यु के बाद होना चाहिए। अब यदि हम भारतीय परिवार की बात करें तो भारतीय परिवार विश्व की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यह भारतीय जीवन का केंद्र बिंदु है और भारतीय समाज की आधारशिला है। सामान्य रूप से एक भारतीय परिवार में पति पत्नी, अविवाहित पुत्रियां, बहनें, पुत्र, पुत्रवधुएं, पौत्र आदि रहते हैं। ये लोग एक स्थान पर रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक धर्म और इष्ट देव को मानते हैं। इनके जीविका के साधन चाहे अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में मुख्यतः कृषि प्रधान है तो कृषि रहती थी, यानी कि जमीन है तो जमीन एक साथ ही उस पर खेती की जाती थी। परिवार का जो मुखिया है उसका नियंत्रण सब परिवार के सभी सदस्यों पर होता था, सभी की आवश्यकताएं वह पूरा करता था और उसके परिवार के सदस्यों को भी उसके आदेश और उसके निर्देशन में ही कार्य करना होता था। वैदिक युग से लेकर आज तक भारतीय परिवार की हमें यह सामान्य विशेषताएं अभी भी दिखाई देती हैं कि अभी भी भारतीय परिवार में परिवार का जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है वही उसका मुखिया होता है। भारत में मातृ सत्तात्मक पितृसत्तात्मक दोनों ही प्रकार के परिवारों का अस्तित्व रहा है। आज भी असम की गोरो और खासी जातियों में मातृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत की नैयर, कादर, इरुला, पुलयन आदि जातियों में भी मातृ सत्तात्मक है। तो आप बोल सकते हैं कि पितृसत्तात्मक सामान्यतः पूरे भारत में हमें पितृसत्तात्मक समाज ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ विशेष आदिवासी या कुछ विशेष स्थान विशेष के लोग हैं जहां अभी भी मातृसत्तात्मक प्रथाएं चल रही हैं। अब बात करते हैं हम भारतीय परिवार की विशेषताओं की। ऐसा क्या कारण है कि भारतीय परिवार को विश्व में सर्वोच्च महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था माना जाता है? भारतीय परिवार एक गतिशील संस्था है और इसका रूप भी हमें समय समय पर बदलता हुआ दिखाई देता है। आवश्यकता अनुसार भारतीय समाज ने अपने इस भारतीय परिवार की संस्था में परिवर्तन किए हैं, लेकिन कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जो इसमें हमें हमेशा दिखाई देती हैं। इनमें मूलभूत विशेषताओं में पहली है संयुक्त परिवार प्रथा। भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है संयुक्त परिवार प्रथा। वैदिक काल से जिस संयुक्त परिवार की स्थापना हुई, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे केवल वैदिक काल से, वैदिक काल के पूर्व हमें सिंधु काल में भी संयुक्त परिवार के लक्षण प्राप्त होते हैं, उदाहरण प्राप्त होते हैं। आहड़ सभ्यता से भी हमें एक स्थान पर 7 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब अनेक पीढ़ी के जो लोग थे या एक बड़ा परिवार जो था वो वहां रहता था, ऐसा माना जाता है। तो संयुक्त परिवार में माता पिता बच्चों के अलावा सामान्यतः 3 पीढ़ी या 3 पीढ़ी से ज्यादा पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। इनका उद्देश्य परिवार के समस्त सदस्यों की सर्वतोन्मुखी उन्नति, विकास के लिए साधन, उचित व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा पारस्परिक सहयोग प्रदान करना है। दूसरा है नारी का सम्मान। भारतीय परिवार की मुख्य विशेषता है नारी का सम्मान। वैदिक मंत्रों में पारिवारिक सुख के लिए तथा संतानोत्पत्ति के लिए पत्नी की आवश्यकता बताई गई है। ऋग्वेद में कहा गया है जायदिस्तम ग्रहम,
पत्नी के बिना घर नहीं है पत्नी ही गृहस्थी है, घर में ही आनंद है क्योंकि वहां पत्नी है। मनुस्मृति में कहा गया है यत् नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहीं देवताओं का निवास होता है। तो जब हमारे स्मृतिकारों ने और हमारे धर्मों में यह चीज लिखी हुई है तो यह स्पष्ट है कि नारी का सम्मान परिवार में होता था। धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में पत्नी के बिना किसी भी व्यक्ति का उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं था। हालांकि ये माना जाता है कि धीरे धीरे भारतीय परिवारों में, समाज में नारी की नारी के सम्मान में कमी आई, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि परिवार में नारी के सम्मान में कभी भी कमी नहीं आई। परिवार का नेतृत्व, परिवार का पूरा संचालन जो था वो हमेशा नारी के हाथ में रहा। तीसरा है पारिवारिक प्रेम। परिवार में जब अनेक लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें आपस में पारस्परिक प्रेम होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में वो काम आते हैं। वैदिक साहित्य में यह प्रार्थना है, सहृदयता, मन में शुद्ध विचारों की प्रतिष्ठा, परस्पर बैर न करना, पारस्परिक प्रेम। हम सभी परिवार के सदस्य वैसे ही करें जैसे गाय अपने बछड़े से के प्रति करती है। पुत्र माता पिता, पत्नी पति के प्रति, भाई भाई के प्रति और बहन बहन के प्रति मधुर एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। एकमति और कर्म होकर सभी परस्पर मधुर संभाषण करें। यानी कि सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और यह भी था कि पुत्र कभी भी विवाह के पश्चात अपने पिता से या अपने घर से अलग नहीं होता था, वहीं रहता था। पुत्रियां भी विवाह के पश्चात समय समय पर अपने परिवार से आकर मिलती जुलती थी और भेंट उपहार इत्यादि प्राप्त करती थी। परिवार में धर्म का बहुत अधिक महत्व है। जब आप लोगों को विवाह संस्कार पढ़ाया गया था तब ये चीज बताई गई थी कि विवाह संस्कार का एक प्रमुख उद्देश्य धर्म की प्राप्ति था। धार्मिक कार्यों का संपादन विवाह के द्वारा ही हो सकता था, इसलिए विवाह संस्कार मतलब धर्म जो है वो परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार में प्रवेश किसके माध्यम से होता है? विवाह संस्कार के माध्यम से होता है। तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में धर्म का भी बहुत अधिक महत्व है। सफल एवं आदर्श जीवन पद्धति में धर्म का प्रमुख स्थान है। परिवार के सारे काम धर्मानुसार होते थे और यहाँ धर्म का मतलब ईश्वर भक्ति या उपासना नहीं है बल्कि कर्तव्य से है। आप लोगों ने ये चीज यज्ञों में और ऋणों में भी पढ़ी है कि ऋण और यज्ञ का तात्पर्य सिर्फ धर्म का संपादन करना ही नहीं है, बल्कि यह एक तरह से भारतीय मानव के समाज के प्रति अपने कर्तव्य बताए गए हैं। मनुष्य का दूसरे मनुष्यों के प्रति कर्तव्य, राज्य, समाज तथा परिवार के प्रति कर्तव्य, माता पिता, गुरुजनों और वृद्धजनों के प्रति कर्तव्य। इस तरह से ऋणों और यज्ञों का संपादन जब व्यक्ति परिवार में करता है तो वह अपने इन कर्तव्यों का पालन भी पूर्णतः करता है। भारतीय परिवार केवल भोग विलास का साधन नहीं थे बल्कि भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन थे। और भारतीय परिवारों का आधार क्या था? धर्म और आध्यात्मिकता। इसके बाद है नियमों का बंधन। परिवार में शास्त्रीय नियमों का बंधन भी भारतीय परिवार की विशेषता रही है। परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ नियमों से बंधा हुआ था, जिनका पालन करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य माना जाता था। जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों का पालन, ऋणों का पालन, यज्ञों का पालन, व्रत, उपवास, त्योहारों, इन सब का पालन करना परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता था। और इन्हीं को भारतीय परिवार संगठन की आधारशिला भी मानी गई है, क्योंकि जहां आपको रहना है वहां आपको नियमों का पालन करना ही होता है। तो इस तरह से नियमों का बंधन भी हमें भारतीय परिवार में दिखाई देता है, लेकिन यह नियमों का बंधन कानून की तरह नहीं बल्कि शिक्षा से किया जाने वाला था। इसके पश्चात है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार भारतीय परिवार की प्रमुख विशेषता है। हमारे धर्म ग्रंथों में अतिथि को देवता के समान बताया गया है। घर में आने वाले किसी भी अतिथि का आदर सत्कार करना, उनके भोजन और निवास की व्यवस्था करना प्रत्येक गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य था। मनुस्मृति में लिखा है कि जो गृहस्थ देवता, अतिथि, भृत्य, माता पिता का संरक्षण नहीं करता वह श्वास लेते हुए भी निष्प्राण है। नृ यज्ञ, आप लोगों को पंच महायज्ञ बताए गए थे और पंच महायज्ञ में अंतिम यज्ञ था नृ यज्ञ, यानी कि मनुष्य यज्ञ है जिसे हम अतिथि यज्ञ कहते हैं। इसके अंतर्गत था कि प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ को किसी अतिथि को भोजन कराना है। अतिथि को भोजन किए बिना वह स्वयं भोजन ना करे। यहाँ अतिथि का मतलब भिक्षा देने से भी है, क्योंकि
ये भी आपको बताया गया था कि गृहस्थ आश्रम ही अन्य तीनों आश्रमों का आधार है। तो प्रत्येक परिवार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पहले भिक्षा दे, अतिथि का सत्कार करे, उसके पश्चात ही वह स्वयं भोजन करे। बच्चों में भी इस भाव को विकसित किया जाता था जिससे देने का भाव उनके अंदर बढ़े। इसके अलावा यदि परिवार की अन्य विशेषताएं देखें तो विवाह भारत परिवार की एक सर्वमान्य संस्था है। इसके अभाव में परिवार का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसका मतलब विवाह जो था वह भी आवश्यक था। इसके साथ ही परिवार में हमें यह भी दिखाई देता है कि भारत में कई बार बहुविवाह की प्रणाली भी रही, तो ऐसे में भी अनेक स्त्रियां परिवार में एक साथ एक ही परिवार में निवास करती थी। साथ ही परिवार जो था वो उत्तरदायित्व और सहयोग इनकी भावना को जन्म देते हुए समाज के एक सफल नागरिक का निर्माण करने में सहयोग देता था। परिवार में ही सदस्यों को नैतिक आचरण और अनुशासन की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही परिवार में संयुक्त परिवार की संपत्ति जो थी वो किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। जो परिवार की संपत्ति है वो संयुक्त संपत्ति है। इस तरह से इस परिवार की जो संपत्ति थी उसे संयुक्त माना जाता था। उसका बंटवारा पिता की मृत्यु के पश्चात होता था और उसके लिए भी धर्मशास्त्रकारों ने बहुत से विधान किए हैं कि किस तरीके से उसको बांटा जा सकता है। जैसे इसमें भी यह सिस्टम था कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका अधिकार हमेशा सबसे ज्यादा होता था और इस तरह से उसे सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता था। अब बात करते हैं हम भारतीय परिवारों की प्रमुख कार्यों की। मैं सिर्फ यहाँ इन्हें शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये सब आप लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय परिवार का प्रमुख कार्य क्या था? 3 ऋणों को करना, 5 महायज्ञों को करना और 16 संस्कारों का संपादन करना। इन्हें आप धार्मिक कार्य भी कह सकते हैं, इन्हें भारतीय परिवार के कर्तव्य भी हम मान सकते हैं और इन्हें भारतीय परिवार का आधार भी हम कह सकते हैं। 3 ऋण रिपीट कर रही हूँ, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। इनका संपादन करना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, जिसे नृ यज्ञ भी कहते हैं, उनका पालन करना ये व्यक्ति के लिए आवश्यक था। और इसके साथ ही 16 संस्कारों का संपादन करना। तो 16 संस्कार इसके संदर्भ में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 16 संस्कार कौन कौन से होते थे। विस्तृत रूप से आपको 16 संस्कार, विवाह इत्यादि इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण भारतीय परिवार की प्रथा संयुक्त परिवार प्रणाली के बारे में। संयुक्त परिवार प्रणाली जो थी भारतीय जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता थी। प्राचीन काल, मध्यकाल इन दोनों ही कालों में हमें संयुक्त परिवार प्रथा भारतीय समाज में बहुतायत से दिखाई देती है। इसमें लोग सामूहिक रूप से रहते थे। जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक सामग्री और साधन संग्रहित करने के लिए सामूहिक जीवन सुविधाजनक था। और यही कारण है कि आर्य परिवार में सम्मिलित रूप से सभी लोग माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि रहते थे। वयोवृद्ध पुरुष ही परिवार का स्वामी होता था। वही पारिवारिक धन जन संरक्षा करता था, जीवन संचालन करता था एवं यज्ञादि कार्यों को संपन्न करवाता था। परिवार के सभी सदस्य एक मकान में रहते थे तभी वह घर बनता था। सबका खाना एक ही रसोई घर में बनता था। परिवार की संपत्ति पर सभी पुरुष सदस्यों का समान अधिकार होता था। यह अलग बात है कि भारत समाज में ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति का ज्यादा भाग दिया जाता था। जीविकोपार्जन के साधन परिवार के कई सदस्यों के अलग अलग हो सकते थे, लेकिन उन सबका संचय एक ही स्थान पर होता था। यानी कि संयुक्त परिवार एक सामाजिक इकाई था, एक आर्थिक इकाई था। समाज के लिए एक ही परिवार माना जाता था और अर्थ भी उन सबका एक ही स्थान पर इकट्ठा होता था। तो सामाजिक और आर्थिक इकाई था। सम्मिलित निवास था, सम्मिलित रसोई थी, सम्मिलित स्वामित्व था। और इस तरह से संयुक्त परिवार एक सुसंगठित संस्था थी। इसमें परिवार के मुखिया का स्थान महत्वपूर्ण होता था। वही परिवार का कर्ता, परिवार का नेतृत्व करता होता था और परिवार के समस्त कार्यों को वही करता था। प्रारंभ में तो हमें मुखिया के कार्यों में ऐसे अधिकार भी दिखाई देते हैं कि वह किसी भी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे उन सब में कमी आई। इसके पश्चात यदि हम बात करें संयुक्त परिवार से लाभ की, कि संयुक्त परिवार के लाभ क्या थे। संयुक्त परिवार एक सहकारी और सहयोगी संस्था थी। प्रत्येक बच्चा जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति का साझेदार बन जाता है। इस प्रणाली की विशेषता है कि इसमें काम करने वाले तथा काम नहीं करने वाले दोनों प्रकार के लोगों की पालन पोषण की व्यवस्था होती है। दोनों ही समान रूप से संयुक्त संपत्ति के स्वामी होते हैं।
परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करना अपना कर्तव्य समझते हैं तथा किसी एक सदस्य पर आए संकट को पूरे परिवार का संकट मानकर सामूहिक रूप से उसका सामना करते हैं। जीवन यापन के साधन के रूप में यदि हम बात करें कि जीवन यापन का साधन भी सामूहिक जीवन है, तो जीवन यापन के लिए भी ज्यादातर कृषि का प्रयोग किया जाता था और कृषि पर सम्मिलित रूप से कृषि का कार्य किया जा सकता है। तो कृषि 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 के साथ साथ पशुपालन और पशुपालन के साथ कुटीर उद्योग, ये सारे कार्य सम्मिलित रूप से ही जीविकोपार्जन के लिए किए जाते थे। संयुक्त परिवार में सम्मान, संपन्नता और उसका प्रभाव भी होता था, क्योंकि अनुभवी और कुशल व्यक्ति परिवार से जुड़े हुए होते थे, तो ऐसे में उनकी योग्यता और अनुभव परिवार को भी समाज में सम्मान दिलवाता था। और जब कोई भी चीज होती है, कहा जाता है संगठन में शक्ति है, तो जब परिवार एक साथ है तो वो अपने आप में ही शक्तिशाली हो जाता था और इसीलिए समाज में उसका प्रभाव भी रहता था। परिवार के जब सदस्य प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते थे तो समाज में सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा जाता था और इसीलिए समाज में उनका दबदबा रहता था। सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं दी जाती थी, यानी कि व्यक्तिगत उन्नति का मौका सभी व्यक्तियों को मिलता था। यदि कोई व्यक्ति परिवार में उच्च पद प्राप्त कर लेता है, कोई व्यक्ति साधारण पद पर रहता है, किसी का वेतन कम है या किसी के पास आय के कम साधन है, तो भी परिवार में सभी का समान रूप से ही कार्य किया जाता था, यानी कि सबकी जो गृहस्थी है वो एक साथ ही चलती थी। बच्चों की उन्नति होती थी, क्योंकि बच्चे अपने से बड़े बूढ़े यानी कि प्रत्येक एज ग्रुप के लोगों के साथ बच्चे जब रहते थे तो उनका सर्वांगीण विकास होता था। संयुक्त परिवार में रहकर बच्चा सहयोग, प्रेम, त्याग, उदारता, सहिष्णुता, आज्ञा पालन आदि की शिक्षा प्राप्त करता था। बच्चे इतने लोगों के साथ रहता था कि उसमें संकीर्ण विचारधारा नहीं उत्पन्न हो पाती थी और वह केवल अपने माता पिता तक न हो सीमित रहकर परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ मिलता जुलता था, तो उसमें सहयोग की भावना भी आती थी। परिवार में अधिकार और कर्तव्य का समन्वय, ये चीज आपको बताई गई है। कर्तव्य अभी आप लोगों को बताए गए थे कि ऋण, पंच महायज्ञ इत्यादि, छोटे का बड़े के प्रति कर्तव्य, बड़े व्यक्ति का छोटे व्यक्ति के प्रति कर्तव्य। इस तरह से परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ कर्तव्यों के साथ बंधे हुए थे। कर्तव्यों के साथ साथ उन्हें परिवार में अधिकार भी मिले हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता था कि वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कह सकता है, अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकता है, उसे अपने मन को नहीं मारना होता था। साथ ही उस व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विकास का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त होता था कि यदि व्यक्ति अलग हटकर कोई कार्य करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। लोगों का नियंत्रण उसके ऊपर रहता था, इसीलिए वह अनुचित कार्यों को नहीं कर सकता था। परिवार में मनोरंजन के साधन भी हमें प्राप्त होते हैं। संयुक्त परिवार में अनेक तरह के व्यक्ति रहते हैं, तो उनका आचरण, व्यवहार, मनोविनोद के सभी सदस्यों का मनोरंजन होता है। परिवार में अनेक छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ भी उनका मनोरंजन होता था। तो इस तरह से संयुक्त परिवारों में एक हास्य और साथ ही प्रेम का रूप हमें दिखाई देता है। समाज सेवा की प्रेरणा भी संयुक्त परिवारों में प्राप्त होती है। बच्चे प्रारंभ से ही जब घर के बड़े सदस्यों के साथ रहते हैं तो उनके प्रति कर्तव्य की भावना, उनकी सेवा की भावना उनके मन में रहती है और यही भावना समाज सेवा, देश सेवा और त्याग के लिए भी विकसित होनी चाहिए। संयुक्त परिवार में चूंकि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना नहीं पनपती, तो ऐसे में वह समाज के प्रति भी कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो पाता और समाज सेवा का आदर्श उसके लिए हमेशा ऊपर रहता है। इतने सारे लाभों के होते हुए भी संयुक्त परिवार में कुछ हानियां भी थी। जैसे संयुक्त परिवार को आलसियों का परिवार कहा जाता है, आपसी झगड़े होते हैं, स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है, व्यक्तित्व के विकास में बाधा होती है, कृषि भूमि का बंटवारा हो जाता है। आलसियों का परिवार इसलिए कि सभी की गृहस्थी समान रूप से चल रही है, कोई कम कमा रहा है तो भी उसे कोई नुकसान नहीं है, कोई ज्यादा कमा रहा है तो भी उसे कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में जब जीविकोपार्जन के साधन अलग होते हुए भी अब आय एक ही स्थान पर संचित की जाए, तो ऐसे में अनेक व्यक्ति जो कि कार्य नहीं करना चाहते वो कार्य नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि कार्य आसानी से चल रहा है, खाने को मिल रहा है। तो ऐसे में उसे परिश्रम न करने की के लिए वो मोटिवेट हो जाता है, वो परिश्रम नहीं करता। तो कुछ लोग परिवार में हमेशा ऐसे होते हैं जो कोई काम नहीं करते। परिवार में आपसी झगड़े होते हैं, जब इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं तो कई बार उनमें आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता। सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं दो बर्तन हमेशा साथ रहते हैं तो खटकते हैं, वही वाली चीजें परिवार में जब संयुक्त परिवार में इतने लोग रहते हैं तो आपसी झगड़े भी होते हैं, जिससे परिवार का जो वातावरण है वो भी अशांत रहता है। स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है, क्योंकि स्त्रियों में
परिवार में पितृसत्तात्मक प्रथा है, परिवार का मुखिया हमेशा पुरुष माना गया, तो ऐसे में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो धीरे धीरे परिवार में निम्न होती चली गई। घर के कार्य जो थे, घरेलू कार्य, उनके लिए जिम्मेदार सिर्फ स्त्री थी, अन्य समस्त कार्य पुरुषों के नेतृत्व में ही उसे करने होते थे। व्यक्तित्व के विकास में भी बाधा होती है, क्योंकि स्त्रियों का व्यक्तित्व का विकास तो अवरुद्ध होता ही है। बहुत ही कम संयुक्त परिवार हैं जहां स्त्रियों का विकास भी पूर्ण रूप से समान पुरुषों के होता है, अन्यथा स्त्रियों का विकास अवरुद्ध होता है। इसके अलावा भी कि कई बार ऐसा लगता है, ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कोई अलग कार्य करना चाहे, लेकिन परिवार का चूंकि वही ढर्रा चल रहा है, तो ऐसे में उसे उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना होता है। और जब परिवार बिखरता है तो कृषि भूमि का भी बंटवारा होता है, और ऐसे में कृषि भूमि का जब बंटवारा होता है तो धीरे धीरे छोटे छोटे खंडों में वो बट गई, और छोटे खंडों में बंटने के पश्चात एक परिवार की जीविकोपार्जन के लिए वो अनुपयुक्त सिद्ध हो रही थी। तो इस तरह से संयुक्त परिवार प्रथा में हमें अनेक लाभ और हानियां दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार प्रथा कर्तव्य परायणता, आभार प्रदर्शन, पारस्परिक सहयोग की भावना, यह हमें भारतीय परिवारों में दिखाई देती है। संयुक्त परिवारों के विघटन भी धीरे धीरे हुए, और इनके विघटन का कारण क्या था कि जब पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का प्रभाव भारतीयों पर पड़ा तो उनके मन में भी व्यक्तिवाद उत्पन्न हो गया। और जब औद्योगिक क्रांति हुई, नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ, तो भारतीय सामाजिक ढांचे पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अब भारतीयों में खान पान, कपड़ा आदि इत्यादि का चलन पाश्चात्य तरीके से हो गया। प्राचीन मूल्य और मान्यताएं धीरे धीरे बदलने लगी। प्राचीन स्मृतियां, धर्मशास्त्र, व्यवस्थाकारों की जो व्यवस्थाएं थी वो महत्वहीन होने लगी, और धीरे धीरे संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा। और इस तरह से जब लोग चार दीवारी से बाहर निकलकर बाहर आने लगे उनके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए या अन्य कारणों से, तो धीरे धीरे भारतीय समाज का भारतीय परिवारों का विघटन होने लगा। और इस भारतीय परिवारों के विघटन ने भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली पर प्रभाव डाला। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय परिवारों में संयुक्त परिवार प्रणाली जो है वो भारतीय समाज का प्रमुख आधार रही है। आज भी हमें भारत में अनेक ऐसे परिवार प्राप्त हो जाएंगे जो अभी भी इसी परंपरा का पालन करते हुए संयुक्त परिवार प्रथा के अंतर्गत रहते हैं। धन्यवाद।